जय हिंद दोस्तों। पार्ट 2 लाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, शुरू करते हैं लेक्चर को। कि जब एक पिंड पर विभिन्न कार्रवाई रेखाओं के साथ दो बराबर विपरीत एवं समानांतर बल की क्रिया करते हैं तो वे गठित करते हैं, क्या गठित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए व्हेन टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस विद डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्टिंग एक्ट ऑन अ बॉडी दे कॉन्स्टिट्यूट आ। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है। तो दोस्तों बात करें कि जब भी बलयुग्म क्या है, बलयुग्म क्या है, बराबर मान और विपरीत दिशा वाले दो ऐसे बलों के जोड़े। जी हाँ दोस्तों, बराबर मान हो और दो विपरीत बल लगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे क्या हो, दो विपरीत, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ पर बलयुग्म ही तो वर्क करता है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी क्रिया रेखाएं घूर्णन रेखाएं के समांतर हो किंतु समरेख ना हो बलयुग्म कहलाते हैं। बलयुग्म का घूर्ण बराबर क्या होता है, एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखाएं। अगर जब जब एक पिंड पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो क्वेश्चन है ये डिफिनीशन ही है किसकी, कपल की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, कपल, जिसे युगल भी कहते हैं और जिसे बलयुग्म की भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कपल यानी बलयुग्म, बल युग्म, जिसमें यहाँ पे क्या दिया गया, युगल ऑप्शन दिया गया है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कपल कहीं लिखा है तो उसके लिए बल युगल का भी उपयोग करते हैं। व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इन लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड। जी हाँ दोस्तों, जब ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या लागू होता है। तो दोस्तों जब भी ताले की चाबी घुमाते हैं तो ताला ऐसे होता है तो हम ऐसे घुमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो यहाँ पर भी कपल का यूज़ होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, कपल। जी हाँ दोस्तों, कपल यानी बल युग्म, बल युग्म। जी हाँ दोस्तों, जब भी चाबी से ताला खोलेंगे तो दोस्तों अपोजिट युग्म लगेंगे और एक साथ लगते हैं और कपल में ही लगते हैं, एकदम समूह में ही लगते हैं। बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संगामी व समतलीय बलों की परिस्थिति की साम्यावस्था की दशा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा वी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, सिग्मा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों बात करें जो हमारा संगामी व समतलीय बलों की जो परिस्थिति साम्यावस्था की दशा होती है, ये क्या होती है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजेंटल में सभी का जीरो और वर्टिकल में भी सभी का जीरो, यानी सिग्मा एच इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा वी इक्वल टू जीरो। हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और हमारे कॉपी पर भी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइंस ऑफ एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है, वह बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और कार्य करने की दिशा दूसरे प्लेन में हो, दूसरे समतल में हो। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस यानी समतलीय गैर संगामी बल, और नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, इंटरसेक्टिंग फोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे बल जो क्या होते हैं कि एक बिंदु पर मिलते हैं और कार्य अलग अलग बिंदु पर करते हैं, यानी ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं कि जो एक बिंदु पर मिलते हैं और कार्य अलग अलग बिंदु पर करते हैं, यानी कार्य अलग अलग बिंदु पर करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं, नॉन नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले बात करते हैं लामी प्रमेय की। जी हाँ दोस्तों, लामी प्रमेय क्या होती है, लामी प्रमेय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लामी प्रमेय बराबर क्या होता है, बात करें लामीस प्रमेय की तो लामीस थ्योरम क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, लामीस थ्योरम की बात करें तो P अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं दिख जाए
तो ये क्या हो जाएगी आपकी लैमीज थ्योरम हो जाएगी, लामी थ्योरम हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामी थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि पिंड पर लग रहे 3 समतलीय तथा एक बिंदुगामी बल यदि संतुलन में है तो उनके लिए प्रमेय लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी प्रमेय जो होती है लामी प्रमेय ही कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है कि बहुत ही कम चैप्टर बचे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है, इसलिए उसके कम क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन से कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल forces which comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body is known as, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलना प्रारंभ करती है तो उत्तरदायी अधिकतम घर्षण बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बी रोलिंग फ्रिक्शन, सी लिमिटिंग फ्रिक्शन, डी नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, अगर जब कोई वस्तु क्या है दूसरी सतह पर फिसलना प्रारंभ करती है तो उत्तरदायी अधिकतम घर्षण बल क्या कहलाता है? तो बात करें दोस्तों, तो अगर कभी भी फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या होता है, कभी भी सतह कोई होती है तो उस पर जो होता है कोई पिंड अगर गति करता है तो उसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अगर कोई पिंड क्या है दूसरी सतह पर स्लाइड कर रहा है तो उस पर जो अधिकतम फोर्स होता है उसे लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। अधिकतम घर्षण जो होता है उसे लिमिटिंग फोर्स कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों फ्रिक्शन के से रिलेटेड जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, चाहे पेपर हो आपका ना हो। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। जी हाँ दोस्तों, जो कोफिशिएंट होता है घर्षण गुणांक होता है किस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों बात करें ऑप्शन ए की एरिया ऑफ कांटेक्ट ओनली, नेचर ऑफ सरफेस ओनली, बोथ ए एंड बी दोनों पर, और नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, बात करें घर्षण गुणांक का मान जो होता है सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और म्यू के मान 0 और 1 के बीच में होता है, यानी घूर्ण चिकने तलों पर भी होता है। यानी बात करें तो पृष्ठ पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है कि बोथ ए एंड बी बोथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये दोनों पर डिपेंड करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोच का जो एंगल होता है यानी अवनमन कोण होता है जिस पर पिंड समतल पर नीचे की ओर गति करना आरंभ कर देता है कहलाता है। यानी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन at which or the body begins to move down the plane is called। option A angle of friction, angle of repose, angle of projection, none of these। तो दोस्तों इसकी बात करें तो ये दोस्तों विराम कोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एंगल ऑफ रिपोज। जी हाँ दोस्तों, एंगल ऑफ रिपोज की ये डिफिनीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बात करें एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? समतल का वह अवनमन कोण जिस पर पिंड समतल पर नीचे की ओर गति आरंभ कर देता है विराम कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? अविलंब प्रतिक्रिया तथा परिणामी प्रतिक्रिया के बीच में जो बनता है कोण उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो दोस्तों एंगल ऑफ फ्रिक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इसे। स्प्रिंग स्केल रीड्स 20 न्यूटन एज इट्स पुल्स a 5.0 kilogram mass across a table. What is the magnitude of the force exerted by the mass on the spring स्केल? एक स्प्रिंग स्केल मेज पर रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान को खींचने पर 20 न्यूटन की रीडिंग को दर्शाता है। द्रव्यमान द्वारा स्प्रिंग स्केल पर लगने वाला बल कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, बात करें कि जितने न्यूटन की रीडिंग दिखाता है उतना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20.0 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि पेपर कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे आपके। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इज कॉल्ड।
जी हाँ दोस्तों, जस्ट बिगेन टू स्लाइड इज कॉल्ड। बात करें द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्सेज व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इज कॉल्ड। जब एक पिंड सरपण आरंभ करने वाला होता है उस समय अधिकतम घर्षण बल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी काइनेमैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं जब सरकने वाला ही होता है कोई पिंड तो वहाँ पर जो अधिकतम फ्रिक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक घर्षण बल जो होता है सीमांत घर्षण में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इट इज़ इजियर टू रोल अ हैवी सिलेंडर ओवर अ सरफेस बिकॉज। एक भारी सिलेंडर किसी सतह पर रोल करने के लिए आसान होता है, क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी अब्सेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी अब्सेंस ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन। एक भारी सिलेंडर जो होता है किसी सतह पर रोल करने के लिए आसान होता है क्योंकि रोलिंग घर्षण जो होता है शुद्ध गतिकी घर्षण यानी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इस घर्षण से बहुत कम होता है। यानी अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है शुद्ध गतिकी घर्षण से बहुत कम होता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज। अधिकतम उत्पन्न घर्षण बल क्या होता है जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर फिसलने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों अभी बात की है कि अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी लिमिटिंग फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अधिकतम घर्षण होता है, अधिकतम घर्षण बल जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हाट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन एट रेस्ट नोन एज। विराम की अवस्था में किसी पिंड पर लगा हुआ घर्षण क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर विराम की स्थिति पर है तो दोस्तों इसे स्थिर घर्षण कहेंगे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्थिर फ्रिक्शन। बात करें स्थिर घर्षण तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन द बॉडी। जी हाँ दोस्तों, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग घर्षण होता है किसी पिंड पर अनुभव किया जाने वाला घर्षण है जब पिंड गतिमान हो, स्थिर हो, अन्य पिंड के पृष्ठ पर फिसलना आरंभ कर दे, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इज इन मोशन, ऑप्शन नंबर बी इज इन रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बात करें कि जब कोई पिंड किसी सतह पर रोलिंग करने वाला होता है तो संबंध जो घर्षण होता है उसे रोलिंग घर्षण कहते हैं, यानी नन ऑफ दिस। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं नहीं, लेकिन ऐसा रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। जी हाँ दोस्तों, नन ऑफ दिस यानी राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो ऑफ हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो ऑफ हो गया होगा और हमारी इसमें उसका सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज क्या है टाइम भी कम था इसलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहे, नहीं तो ऐसे हम कॉपी पे ही लिखे रहते थे उसी पे सॉल्व करते थे। दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज। गतिज घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है, वही है, अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। लेस, सेम, मोर, नन ऑफ दिस। बात करें दोस्तों कि जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती उस समय उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, उस समय अधिक घर्षण बल कार्य करता है, परंतु जब वस्तु गतिशील हो जाती है उस समय घर्षण बल कम होता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कम। जी हाँ दोस्तों, कम होता है। गतिज घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो होता है एफ एस लेस देन एफ डी डायनेमिक्स। जी हाँ दोस्तों,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहीं नहीं जाएगा, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इफ़ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मास ऑफ अ 35 किलोग्राम ऑन अ फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट एट फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक समतल सतह पर 35 किलोग्राम के द्रव्यमान को चलाने के लिए 30 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। यदि उसे क्षैतिज दिशा में एक नियत वेग से चलाया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। बात करें तो मास क्या दिया गया है, मास बराबर दिया है 35 किलोग्राम, एफ स्क्वायर टू दिया है 30 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, 30 न्यूटन की बात करें, अगर हमको पता है कि जो क्रिया के रूप प्रतिक्रिया होती है तो आर स्क्वायर टू क्या होता है एम जी बराबर क्या होता है 35 इंटू 9.81, क्योंकि गुरुत्व त्वरण 9.8 होता है। बात करें यहाँ से अगर बल की, तो बल स्क्वायर टू होता है म्यू आर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो एफ अपॉन आर हो जाएगा, एफ अपॉन आर यानी 30/35 इंटू 9.81। इसको सॉल्व करने पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0.087, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.087। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 0.067, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 0.087, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.087। तो दोस्तों आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों कहीं ना जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी बाकी है मशीन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उससे पहले हम फ्रिक्शन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बात करें फ्रिक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस में बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिकॉज द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अनुपातिक स्थिरांक लगाए गए स्पर्शीय बल का अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच होना है। जी हाँ दोस्तों, होता है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो एट द इंस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बल लगाने के समय, उस समय जब पिंड अचल हो, उस समय जब वह लटकते हुए गति करता हो, उस समय जब वह गति करता हो। जी हाँ दोस्तों, दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वह अनुपातिक स्थिरांक है लगाए गए स्पर्शीय बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच होता है। बात करें तो दोस्तों म्यू स्क्वायर टू होता है एफ अपॉन ए। जी हाँ दोस्तों, बात करें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस समय जब वे लटकते हुए गति करता हो। जी हाँ दोस्तों, दो सतहों के बीच घर्षण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उस समय जब वह लटकते हुए गति करता है तो क्या होता है, स्पर्शीय बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच अनुपातिक स्थिरांक जो होता है लटकने की गति सतहों के बीच स्लिप आरंभ होने के ठीक पहले की अवस्था को ही बताता है। जी हाँ दोस्तों, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। जी हाँ दोस्तों, किस पर डिपेंड करता है, अभी हमने पता किया था कि संपर्क क्षेत्र पर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, शेप ऑफ सरफेस, स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ सरफेस। अभी हमने बात की थी किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेचर ऑफ सरफेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स विच एग्जिस्ट व्हेन अ बॉडी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, हिंदी में बात करते हैं, तो सीमांत घर्षण बल परिभाषित है वह घर्षण बल की अवस्था जिस पर एक पिंड इज मूविंग विद मैक्सिमम वेलोसिटी, इज स्टेशनरी, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस, नन ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, बात करें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी की बात करें तो सतह पर सरकना शुरू होने वाला होता है, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई पिंड सतह पर सरकने वाला ही होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमांत घर्षण। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीमांत घर्षण बल व सामान्य प्रतिक्रिया का अनुपात क्या होता है।
द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो दोस्तों एफ अपॉन आर। जी हाँ दोस्तों, एफ अपॉन आर बराबर क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एफ अपॉन आर बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। स्थिर वस्तुओं के बीच के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, कभी भी स्थिर की अवस्था में वस्तु पर जो घर्षण लगता है उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन पिंड के वेग पर, पिंड की ज्यामितीय रूप पर और पिंड के आमाप तथा स्पर्श करने वाली पृष्ठों की प्रकृति पर, नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जैसे तो बात करें तो अभी हमने बात की थी, तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि अ लेदर रेस्ट ऑन अ स्मूथ ग्राउंड अगेंस्ट अ रफ वॉल, द फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स। एक सीढ़ी कोई रफ वॉल पे क्या है? चिकनी फर्श पर टिकी है। रफ वॉल है और चिकनी फर्श दोनों पर टिकी है। घर्षण कहाँ होगा? जी हाँ दोस्तों, बात करें घर्षण कहाँ होता है तो घर्षण की बात करें तो घर्षण कहाँ पर होता है? सिंपल सी बात है, जहाँ रफनेस होती है। तो दोस्तों घर्षण कहाँ होगा? सीढ़ी के ऊपरी सिरे की दीवार तथा दीवार के लंबवत, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार की दिशा में, ऊपरी सिरे की पर दीवार की ऊपरी दिशा में और ऊपरी सिरे की पर दीवार के नीचे की दिशा में। तो दोस्तों बात करें हमारा क्या हो जाएगा? ऊपरी सिरे पर दीवार की ऊपरी दिशा में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दीवार है उस पर सीढ़ी लगी है तो दीवार पे क्या है? खुरदुरापन है और नीचे क्या है? प्लेन है। तो दोस्तों कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? ऊपरी सिरे पर। यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऐसे लगेगा, यानी ऊपर की दिशा में। हमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अपवार्ड एट द अपर एंड। क्या है ऑप्शन नंबर सी? अपवार्ड एट द अपर एंड। जी हाँ दोस्तों, अपवार्ड एट द अपर एंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ बॉडी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ बॉडी वेट ऑफ 200 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ 200 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कैन बी जस्ट moved by a force of 80 Newton applied horizontally. What will the value of the coefficient of friction? जी हाँ दोस्तों, 200 न्यूटन भार का एक रुक्ष पिंड क्षैतिज समतल स्थित है तथा इसको 80 न्यूटन के क्षैतिज बल से गतिशील किया जा सकता है। इनके लिए चरम घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, चरम घर्षण गुणांक का मान बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन नंबर बी 0.5, ऑप्शन नंबर सी 0.3, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बात करें तो एफ बराबर कितना दिया गया है? 80 न्यूटन और डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया गया है? 200 न्यूटन। तो दोस्तों बात करें यहाँ से तो दोस्तों जितना डब्ल्यू होगा उतना ही आर हो जाएगा। आर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। तो एफ अपॉन आर होता है म्यूजिकल टू। तो दोस्तों म्यूजिकल टू एफ अपॉन आर यानी 80 अपॉन 200। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.4। जी हाँ दोस्तों, 0.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज
व्हेन द मोशन इज इम्प्लेंडिंग इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, आसन्न गति होने पर घर्षण बल का अधिकतम मान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिमिटिंग फ्रिक्शन, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी राइट आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। आसन्न गति यानी सरकने की दिशा में हो। जी हाँ दोस्तों, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों आई होप वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए ये। तो दोस्तों बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, when in motion the friction experienced by a body is known as। जब गतिशील हो तब किसी पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला घर्षण बल क्या होता है। अगर गतिशील है तो डायनेमिक फ्रिक्शन, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ आंसर थे। इसके अलावा बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन। स्क्रू जैक की दक्षता अधिकतम होती है। अधिकतम कब होती है दोस्तों, जब अल्फा इक्वल टू क्या होता है 45 माइनस 5/2। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि इन एन आइडियल मशीन। जी हाँ दोस्तों, इन एन आइडियल मशीन द आउटपुट एज कम्पेयर्ड टू इनपुट। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, आउटपुट एज कम्पेयर टू इनपुट कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, कम या अधिक हो सकता है, दक्षता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों बात करें क्या होता है कि समान होता है। आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू निर्गत ऊर्जा बराबर क्या होती है, निर्विष्ट ऊर्जा। आइडियल मशीन के लिए जितनी आउटपुट एनर्जी होनी चाहिए, यानी जितनी ऊर्जा हमें दें उतनी हमें प्राप्त हो जाए, वही एक आइडियल मशीन की पहचान होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइडियल मशीन के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल मशीन के लिए इनपुट बराबर आउटपुट, जितना दें उतना ही मिले, यही होता है आइडियल मशीन की पहचान। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट एफिशिएंसी अ मशीन कैन बी कॉल्ड आइडियल मशीन। दोस्तों आइडियल मशीन कब कहलाती है, जब उसकी दक्षता कितनी हो। तो दोस्तों आइडियल मशीन की दक्षता, आइडियल मशीन के लिए क्या होनी चाहिए, आइडियल मशीन के लिए जो दक्षता हो 100% हो तो मशीन कहलाएगी आइडियल मशीन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी 100%। जी हाँ दोस्तों, 100% दक्षता हो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अ मशीन इज़ वन दैट। मशीन वे है जो, मशीन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर मोशन, ऑप्शन नंबर बी डज यूजफुल वर्क, ऑप्शन नंबर सी हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स, ऑप्शन नंबर डी हैव अ नंबर ऑफ मेंबर्स। गति स्थानांतरित करती है, उपयोगी कार्य करती है, लिंकों के मध्य परस्पर गति होती है, कई लिंक होते हैं। बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपयोगी कार्य करती है। मशीन क्या होती है, यूजफुल वर्क करती है। जी हाँ दोस्तों, मशीन क्या होती है, सिंपल सी बात है, यूज़फुल वर्क के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो यूज़फुल वर्क करती है वही मशीन होती है। दोस्तों बात करें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में बताएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सिंपल सी बात है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। अगर मशीन के कुछ कमी क्वेश्चन मिले, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम दूसरा लेक्चर बना के लिए आएंगे।